दोस्तों नमस्कार। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के इस कोर्स में कार्बोहाइड्रेट्स हमने कंटेंट शुरू किया और कार्बोहाइड्रेट्स के दो वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक वीडियो था मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स के बारे में, दूसरा वीडियो ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट के ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड्स। और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स उसमें फॉर्म होते हैं, क्या उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज है, कहाँ यूज होते हैं, कैसे नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं और फिर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो दोस्तों मेरा नाम है एस के शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। पिछले दो वीडियोस में चर्चा करी थी मोनोसेकेराइड्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर, उनके प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइसेकेराइड्स कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कैसे उसकी सिंथेसिस होती है, कैसे हाइड्रोलिसिस होती है। और उसके बाद फिर ओलिगोसेकेराइड्स की चर्चा करी थी कि कैसे वो न्यूट्रिशनल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे वो इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन होता है कि नहीं होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इन सब चीजों के बारे में ओलिगोसेकेराइड्स के कंटेक्स्ट में हमने बात करी थी। आज के वीडियो में फोकस करेंगे एक्सक्लूसिवली पॉलीसेकेराइड्स में। और पॉलीसेकेराइड्स, प्लांट बेस्ड पॉलीसेकेराइड्स, एनिमल बेस्ड पॉलीसेकेराइड्स, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, किस किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स और द पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स, ये दीज आर वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड एज लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। लॉन्ग चेन पॉलीमर्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं और बहुत मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में रहते हैं। सो मोस्ट कॉमनली फाउंड कार्बोहाइड्रेट्स हम बोल सकते हैं। एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ मोनोसेकेराइड्स। बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स के साथ जब वो कंबाइन करती हैं तो वो पॉलीसेकेराइड्स बनाती है। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जहां पे 20 से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में आती है। और ये मोनोमेरिक यूनिट्स जो है, ये मोनोसेकेराइड्स, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड रहते हैं। अगर ग्लूकोज के यूनिट्स हैं तो ग्लूकोसिडिक बॉन्ड बोल देते हैं, गैलेक्टोज से है तो गैलेक्टोसिडिक बॉन्ड्स बोल देते हैं। तो इस टाइप से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से बने होते हैं। एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब फॉर्म होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो इस प्रकार से इनका सिंथेसिस होता है, चेन फॉर्मेशन होता है। तो जब इसका रिवर्स करेंगे यानी कि हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और कभी कभी हीट करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस जब रिएक्शन होगा तो उस वक्त ये मोनोसेकेराइड यूनिट्स को रिलीज करते हैं, या फिर अगर बीच में से कहीं ब्रेक करता है तो हमको ओलिगोसेकेराइड्स भी मिल सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो पॉलीसेकेराइड्स के होते हैं ये लीनियर भी हो सकते हैं, लॉन्ग चेन लीनियर स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा दे कैन बी द ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। अमाइलोज का जैसे एग्जांपल है या सेलुलोज का एग्जांपल है, वहां लॉन्ग चेन लीनियर स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। या फिर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का एग्जांपल है, वहां पे ब्रांच चेन फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, ये द पॉलीसेकेराइड्स। स्टार्च, ग्लाइकोजन, गैलेक्टोजन, दीज आर द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, इनके एग्जांपल्स हैं। सेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन, द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं, हेमिसेलुलोसिस में आते हैं। जनरल फॉर्मूला हमने शुरू में पढ़ा था, द CxH2O, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स एंड वाई आर यूजुअली वेरी लार्ज नंबर्स, 200 से लेकर 2500 तक, कभी इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। सो द मोनोमेरिक यूनिट्स आर more, and the polymerization degree of polymerization is also very very high. Same unit is repeated n number of times and n is very very big number. अगर हम कार्बन 6 मोनोसेकेराइड्स का फॉर्म में देखते हैं और उसका जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जैसे ग्लूकोज के लिए या अमाइलोज के लिए, सो इट कैन बी C6H10O5 एंड n नंबर ऑफ द यूनिट्स वेयर n विल बी हायर देन 40, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन इक्वल टू 3000। तो लगभग 40 से 3000 तक n की वैल्यू हो सकती है। दे कैन बी होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर बार बार ग्लूकोज 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 रिपीट हो रहा है तो इस प्रकार का जो पॉलीसेकेराइड होता है उसको बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड, क्योंकि सेम यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन अगर हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, जैसे कि हेमिसेलुलोसिस का एग्जांपल है, तो उसमें एक जाइलोज होगा, फिर मैनोज होगा, फिर ग्लूकोज होगा, फिर गैलेक्टोज होगा, फिर मैनोज होगा, फिर गैलेक्टोज होगा, फिर जाइलोज होगा, थिंग्स लाइक दैट। द सेम यूनिट इज नॉट रिपीटिंग very frequently, degree of polymerization is less, so that is why these polysaccharides they are called as the heteropolysaccharides. अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। 4 क्लासेस में कैटेगराइज किया है, द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स, द एसिडिक पॉलीसेकेराइड्स एंड द बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स। मेनली स्टोरेज और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स प्रिडोमिनेंट है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिडिक और बैक्टीरियल थोड़े से कम रेलेवेंस इसका आता है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च का जहां तक कंटेक्स्ट है, स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ द अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा ग्लाइकोजन, एनिमल्स में जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है दैट इज द ग्लाइकोजन, और स्ट्रक्चर में अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है कुछ कुछ। देन वी कैन हैव द गैलेक्टोजन्स जो मोलस्क होते हैं या
स्नेल्स होती हैं, तो उसमें गैलेक्टोजन होता है। देन इनुलिन इज द पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ फ्रक्टोज, तो ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। जनरली जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उसमें इनुलिन पाया जाता है, और जहाँ पे इनुलिन होता है वहाँ स्टार्च की प्रेजेंस कम होती है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स में अगर देखते हैं तो सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट वन, मोस्ट प्रिडोमिनेंट वन, and arabinoxylans can be there, pectin can be there, chitin can be there, hemicelluloses can be there. So different kinds of the structural polysaccharides are also there. So they are responsible for providing the structural strength to the plant system or to the animal system. Plant system की यहाँ बात करें celluloses के लिए, pectin के लिए। एल्गल पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं कुछ, जो एल्गी से पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज द एल्गल पॉलीसेकेराइड्स। और उसके अलावा कुछ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से हमको पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं, जैसे ज़ैंथानगम, डेक्स्ट्रान, विलान, गैलानगम, पुलुलान का आजकल काफी रिसर्चेस चल रही हैं। सो इस टाइप से तो दीज आर द बैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स ऑल्सो। तो ये कहीं ना कहीं डाइजेशन में, प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस आजकल बढ़ता जा रहा है। तो अब शुरुआत करते हैं स्टार्च से। स्टार्च एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, एंड इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सो मेनी फूड कमोडिटीज, फ्लावर, पोटैटोज, राइस, बीन्स, कॉर्न, पीस, और आपने और भी दूसरे बहुत सारे कमोडिटीज सुने होंगे जिसमें स्टार्च की अबंडेंस होती है, उसमें पाया जाता है। केमिकली अगर देखते हैं तो स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। एक को हम अमाइलोज बोलते हैं और एक को अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। अगर इनके प्रोपोर्शन की बात करें तो लगभग 20 से 30% अमाइलोज होता है, जो कि स्ट्रेट चेन कंपोनेंट है, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है। और ब्रांच्ड चेन में अमाइलोपेक्टिन आता है, जो लगभग 30 to 70% कभी, सॉरी 70 to 80% कभी कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल स्टार्च का प्रोपोर्शन। अगर हम लोग बाई वेट देखें, 20 से 30% अमाइलोज और 70 से 80% amylopectin. Amylose is insoluble in cold water, whereas the amylopectin is little soluble in cold water. Amylose is linear polymer, ये मैंने बताया। और डी ग्लूकोज इसमें रहता है, अल्फा डी ग्लूकोज, और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होता है। जहां पे अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग पॉइंट्स होते हैं, वहां पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होता है। और जो स्ट्रेट चेन कंपोनेंट है अमाइलोपेक्टिन्स का भी, उसमें भी अल्फा 1,4 लिंकेज रहता है, ब्रांचिंग पॉइंट पे 1,6, और स्ट्रेट चेन पे यूनिट टू यूनिट जहां लिंक हो रही है उसमें 1,4। आगे स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। डाइजेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि सलेवरी अमाइलेज से हमारे मुंह में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर इंटेस्टाइन में एंड करता है, वहां पे पैंक्रियाटिक अमाइलेज रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से स्टार्च का डाइजेशन होता है। जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, क्योंकि ग्लूकोज से बना है तो ग्लूकोज ही इसका एंड प्रोडक्ट होगा, एंड फाइनली दैट ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। तो इस टाइप से हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है, इस प्रकार से हमारी बॉडी को मिलता है। फूड के अलावा अगर एप्लीकेशंस देखेंगे स्टार्च की, तो आपने देखा होगा कभी स्टार्चिंग हम लोग टेक्सटाइल्स की करते हैं, थोड़ा सा उसको हार्ड बनाने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, लॉन्ड्रिंग में, फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिन में, और एज एन एडिसिव भी इसको हम लोग यूज करते हैं, एडिसिव के कंपोनेंट्स में भी ये यूज होता है। तो ये काफी कैरेक्टरिस्टिक्स मेन स्टार्च के आपको ध्यान रखने होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एग्जामिनेशन में डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस आउट ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में आएगा, कैसे आएगा, आएगा जरूर, ये देखना पड़ेगा। और आप ध्यान रखिए कि बॉन्ड्स कौन सा है, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अमाइलोज क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, यही कॉमन क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं कि अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या है। स्टार्च में जैसा मैंने कहा कि दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक अमाइलोज, एक अमाइलोपेक्टिन। अगर आप स्क्रीन पे देखें गौर से, तो सारे के सारे यूनिट्स जो है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं, और इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज से ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन हुआ है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 में एडजेसेंट ग्लाइकोसिडिक एडिशन ग्लूकोज यूनिट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। एंड इनटू द ब्रांच चेन, अगर दो ब्रांचेस में देखेंगे, ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच लिंक्ड है। कार्बन नंबर 1 ऊपर वाली ब्रांच का जो एनोमेरिक कार्बन है, और कार्बन 6 जो नीचे वाली ब्रांच का है, उसमें लिंकेज फॉर्म हुआ है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में जहां पे भी ब्रांचिंग पॉइंट बनेगा, अल्फा 1,6 लिंक होगा, और स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4 लिंक रहता है। यही बेसिकली स्टार्च का स्ट्रक्चर है। अगर सिर्फ स्ट्रेट चेन है, अल्फा 1,4 लिंक से सारे के सारे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जुड़े हुए हैं, एक लॉन्ग चेन बनती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोज। और जब ब्रांचिंग में चला जाता है तो इसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, जिसमें स्ट्रेट चेन कंपोनेंट भी रहते हैं, और हर 20-25 यूनिट के बाद ब्रांचिंग हो जाती है। आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रांचिंग कैसे होती है। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग ग्लाइकोजन की अगर बात करते हैं, तो ग्लाइकोजन का ये जो बीच में बड़ा सा स्ट्रक्चर बना है, ये ग्लाइकोजन का है।
और ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च भी होता है। तो स्ट्रक्चरली ये अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है। अगर आप शुरू में देखें टॉप में, तो अमाइलोज बना है जो स्ट्रेट चेन है, इसके नीचे अमाइलोपेक्टिन है जिसमें ब्रांचिंग हुई है, लेकिन इसकी ब्रांचिंग थोड़ी डिस्टिंक्ट है। 20 से 25 यूनिट्स के बाद हम लोग अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग देखते हैं। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन मिलके स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टार्च का। अब जो इसके आगे का स्ट्रक्चर है वो ग्लाइकोजन है। तो देखने में तो ये अमाइलोपेक्टिन के जैसा है, लेकिन बस फर्क इतना है कि इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंट ब्रांचिंग हो रही है। आफ्टर एवरी 10 रिपीटिंग यूनिट्स देयर इज ब्रांच फॉर्मेशन इज देयर, सो मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस आर देयर। And in similarity to the amylopectin, the straight chain components, straight chain monosaccharides, they are linked with alpha 1,4 glycosidic linkage, और जहां पे ब्रांच पॉइंट्स है वहां पे alpha 1,6 लिंकेज बनेगा। इतना ही इसमें डिफरेंस है। और ग्लाइकोजन इज ए स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स ऑफ द animals, whereas the starch is the storage polysaccharides in the plants. तो स्ट्रक्चरली अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, सिवाय इसके कि ब्रांचिंग इज मोर फ्रीक्वेंट in case of glycogen as compared to that in case of the amylopectin. तो गैलेक्टोजन की जहां तक बात करते हैं, तो गैलेक्टोजन इज ए पॉलीसेक्राइड दैट फंक्शंस एज एनर्जी एंड स्टोरेज इन स्नेल्स एंड मोलस्क। स्टार्च हमारे प्लांट्स में होता है, ग्लाइकोजन हमारे एनिमल्स में होता है, और गैलेक्टोजन जैसा नाम बोलता है, सो इट इज ए पॉलीमर ऑफ द गैलेक्टोज यूनिट्स। Unlike the starch and amylopectin, where they were the polymers of glucose units, यहाँ पे this is a polymer of galactose unit. Animal और plants में ये नहीं पाया जाता है, लेकिन snails और mollusks में ये रहता है। बीटा गैलेक्टोज यूनिट्स है, बीटा 1,3 लिंकेज और बीटा 1,6 लिंकेज से फॉर्म होता है, लेकिन इसके अलावा दूसरे लिंकेजेस भी हो सकते हैं, बीटा 1,2 भी हो सकती है, बीटा 1,4 लिंकेजेस भी इसमें हो सकती हैं। और नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में कंट्रोल्ड रिलीज के लिए हाइड्रोजेल फॉर्मेशन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसको जनरली यूज किया जाता है। फूड में थोड़ा इसका रिलेवेंस कम रहता है, एग्जिस्टेंस भी प्लांट एनिमल में कम रहती है। चौथा पॉलीसेक्राइड्स है इनुलिन, और इसका हमने चर्चा तब भी करी थी जब हमने ओलिगोसेक्राइड्स पढ़े थे। सो बेसिकली ये हमारे फ्रक्टोज से बनता है, बीटा फ्रक्टोज यूनिट्स आर देयर एंड दीज आर लिंक्ड विद बीटा 2,1 द लिंकेज, एंड टर्मिनल लिंकेज इज अल्फा 1,2 ग्लूकोपाइरानोज। तो बेसिकली ग्लूकोज में टर्मिनल इसका यूनिट रहता है, और बाकी के लॉन्ग चेन में, स्ट्रेट चेन में ये फ्रक्टोज यूनिट रहते हैं, बीटा फ्रक्टोज बीटा 2,1 लिंकेज से लिंक्ड रहते हैं। तो इसको आजकल इसका एम्फेसिस बढ़ता जा रहा है, और यूएस एफडीए ने भी इसको अप्रूव कर दिया है एज ए कंपोनेंट इन द डाइटरी फाइबर इंग्रेडिएंट्स, एंड इट बिलोंग्स टू द डाइटरी फाइबर एंड फ्रक्टांस की ये कैटेगरी में आता है। अगर प्लांट सिस्टम में बात करें तो हमारे रूट्स और राइजोम्स में ये कॉमनली पाया जाता है। तो जहाँ पे स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स की तरह आपको फ्रक्टांस मिल जाएंगे, वहाँ पे स्टार्च कम ही मात्रा में पाया जाता है, और अनियन, शैलेट्स, गार्लिक, जो अंडरग्राउंड राइजोम्स और रूट वेजिटेबल्स हैं, इसमें ये कॉमनली पाए जाते हैं फ्रक्टांस। और जो पॉलीसेक्राइड है फ्रक्टांस से बनता हुआ, फ्रक्टोज यूनिट से बनता हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं इनुलिन। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड की। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स में सेलुलोज सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड फाउंड ऑन अर्थ। तो सबसे ज्यादा अगर हम प्लांट सिस्टम में देखते हैं तो सेलुलोज ही पाया जाता है। लीव्स सेलुलोज से बनते हैं, स्टेम्स ट्विग्स सेलुलोज से बनती है, और ट्रंक्स भी जो है वो सेलुलोज और लिग्निन से बनते हैं। तो इसलिए मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड इट कैन बी। और अगर हम इसमें देखते हैं तो स्ट्रक्चर सिमिलर है, जैसा अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन में स्टार्च के जैसा था, लेकिन इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं दैट इज नॉट द अल्फा ग्लूकोज, हियर द रिपीटिंग यूनिट इज द बीटा ग्लूकोज, और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन इसमें हुआ है, और स्ट्रेट चेन लॉन्ग 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 लंबी लंबी चेन बनती है, एंड बीटा 1,4 लिंकेज इज देयर। बस इतना ही डिफरेंस है। अमाइलोज में आपके अल्फा 1,4 लिंकेज थी, और यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस एज फार एज द स्ट्रक्चर इज कंसर्न। ग्लूकोज यूनिट्स, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स, दे आर रिपीटिंग, so high degree of polymerization is there in case of cellulose. So celluloses are the structural component of plants, और जैसा मैंने बताया कि वुड्स में इवन सेलुलोज और लिग्निन फॉर्म करके, बेसिकली जो वुड का स्ट्रक्चर है वो दैट इज फॉर्म्ड ऑफ द सेलुलोज एंड लिग्निन, और पेपर और कॉटन आर प्योर सेलुलोसिस। तो ध्यान रखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिंकेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। बीटा 1,4 लिंकेज इसमें बनता है, और जो हमारा स्टार्च था उसमें अल्फा 1,4 लिंकेज था। टर्माइट्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, तो आपने देखा होगा दीमक लग जाती है तो किताबों में भी लग जाती है, दीवारों में भी लग जाती है, लकड़ी में लग जाती है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा मैंने बताया पॉलीसेक्राइड्स में सबसे ज्यादा अबंडेंस इसकी रहती है, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, स्ट्रेट चेन होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। दिस डज नॉट चेंज कलर व्हेन मिक्स्ड विद आयोडीन, एंड ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल ईट द ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज की यूनिट है तो हमको हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज ही इसमें मिलेगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हमारे ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, सो दे आर ज्वाइंड विद द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड दे आर फॉर्मिंग ए लॉन्ग 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 चेन, दे कैन गो पैरेलल टू ईच अदर, और फिर क्रॉस लिंकिंग बनाने से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म द फाइबर्स। तो सेलुलोज फाइबर्स बनते हैं, बहुत सारी जब चेन्स एक साथ सेलुलोज की ज्वाइन कर जाएंगी, सारी की सारी ग्लूकोज की जो चेन्स है वो ज्वाइन कर जाएंगी, और फिर अल्टीमेटली द फाइबर्स आर फॉर्म्ड, और उस फाइबर से सेल वॉल बनती है, फिर प्लांट स्ट्रक्चर बनता है, लीव्स बनते हैं, और सेल फॉर्मेशन होता है। तो दैट इज हाउ इट गोज, एंड दैट इज व्हाई द सेलुलोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरे स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड पे आते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द पैक्टिन, एंड एज द नेम इंडिकेट्स दे आर द पॉलीगैलेक्ट्यूरोनिक एसिड। पॉलीगैलेक्ट्यूरोनिक एसिड, तो ये थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम सब ने पढ़ा, और कार्बन 4 पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सिल नीचे होता है तो ग्लूकोज होता है, अगर कार्बन 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऊपर की तरफ होता है, सो दैट इज द गैलेक्टोज। बस ये डिफरेंस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान देंगे तो कार्बन 4 पे जो ये फर्स्ट वाले में थोड़ा सा गलत इंडिकेटेड है, और सेकंड से अगर आप देखेंगे तो इट इज करेक्ट देयर, एंड कार्बन 4 पे जो हाइड्रोक्सिल है, सो दैट इज ऑन द अबव साइड, एंड दैट गिव्स यू द स्ट्रक्चर ऑफ द गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज में अगर कार्बन 6 पे the CH2OH is replaced with the acid group, the carboxylic acid COOH, so it becomes a uronic acid। तो क्योंकि गैलेक्टोज है तो गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड ये बन गया, so when this CH2OH is replaced with COOH, so that forms the गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड। और बस अगर इसको हम लोग जो अल्फा 1,4 लिंकेज से ये जुड़ जाएगा, so that will form the polyggalacturonic acid units। अब जो गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH, उसमें से अगर HCH3 से रिप्लेस हो जाता है, सो मिथाइल एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है COOCH3। सो COOCH3, ये वेरिंग नंबर ऑफ मिथाइल एस्टर ग्रुप्स आर देयर इन द एक्चुअल पैक्टिन स्ट्रक्चर। सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स में मिथाइल एस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। लगभग 50-60% of the carboxylic acid groups they have the methyl ester groups attached। तो यहाँ पे जो एस्टरिफिकेशन है वो सिर्फ 50-60 ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स में होगा, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीगैलेक्ट्यूरोनिक एसिड। तो क्योंकि बहुत सारे गैलेक्टोज यूनिट इसमें एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक अटैच्ड है, तो इसलिए इसको पॉलीगैलेक्ट्रोनिक एसिड बोलते हैं। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो बेसिकली 3000 से 1000 यूनिट्स इसमें है, एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, द सेल मेम्ब्रेन। कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द नॉन वुडी प्लांट्स, तो वहां पे इसका रोल है स्ट्रक्चर देने में। और इसके अलावा इट इज यूज्ड एज ए स्टेबलाइजर, इट इज यूज्ड एज ए थिकनर, इट इज यूज्ड एज ए जेलिंग एजेंट। तो जैम्स जेलीज में ये जेलिंग एजेंट का काम करता है, तो सॉसेज में, केचप्स में थिकनर का, स्टेबलाइजर का काम करता है। तो इट हैज ए वंडरफुल रोल इन application in the food industry, or a large number of application of pectin are there, and pectin is very important additive in the food industry। Now going beyond, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था that the hemicelluloses are also important and they are the heteropolysaccharides। अभी तक हमने जितने polysaccharides पढ़े हैं ये सारे के सारे homopolysaccharides थे, चाहे वो स्टार्च था, चाहे वो अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर था, चाहे वो ग्लाइकोजन था, चाहे वो सेलुलोज था, और इवन चाहे वो पेक्टिन था। सेम यूनिट वाज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, एंड हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ वाज देयर। हेमीसेलुलोसिस के केस में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कम है, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स आते हैं, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। सो इट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द xylose and then mannose and then the glucose and then the galactose। So xylose can be linked with beta 1,4 linkage to the mannose, then mannose can be linked to the glucose unit beta 1,4 linkage, and with the alpha 1,3 linkage it can be linked to the galactose। तो ये कॉमन एक हेमीसेलुलोसिस का स्ट्रक्चर है। अगर एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाए तो यू कैन स्टेट वे राइट this as xylose, mannose, glucose and galactose। 500 से 3000 यूनिट्स तक शुगर यूनिट्स हो सकते हैं, एंड अनलाइक द सेलुलोज व्हिच वाज कंप्लीटली इनसॉल्युबल, सो इसकी थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी होती है, और अल्कली अगर होगा तो वहां ज्यादा ये सॉल्युबल रहता है, और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी इसकी कम है। तो जब इसका अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो वहां पे इंस्टेड ऑफ गेटिंग द सेम यूनिट और ग्लूकोज और गैलेक्टोज और सेम यूनिट ऑफ the monosaccharides, you get different monosaccharides because they are present in the structure, so different monosaccharide types they are present in the structure। so ये heteropolysaccharide है, आपको इतना ध्यान रखना है। heteropolysaccharide में हेमीसेलुलोज they are very very common। तो इसका एक स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल आप याद रखिए, एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाए तो यू कैन इजीली राइट डाउन। तो हेमीसेलुलोसिस की एप्लीकेशंस क्या होती है, ये थोड़ा एप्लीकेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।
इसको आप थोड़ा एप्लीकेशन ही पढ़े सही करके, APPLICATIONS, so it is my mistake and sorry for that. But in hemicellulosis we have different types. So arabinoxylans can be there, where it can be used as emulsifier, stabilizer, or the binder. So we can have xylans, we can have agar, we can have beta glucan, we can have xanthan, alginates, gums, adhesive binding properties. They are having the gums are having adhesive binding properties. तो अलग अलग एग्जांपल्स हेमिसेलुलोसिस के हैं। तो स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया, जाइलोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन सकता है। तो अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन से वी कैन गेट ए वाइड वैरायटी ऑफ हेमिसेलुलोसिस। सो जाइलांस दे आर यूज्ड इन द पैकेजिंग मटेरियल, और अलग अलग ऑक्सीजन परमेबिलिटी की हम लोग पैकेजिंग मटेरियल डिजाइन कर सकते हैं। अरबिनो जाइलांस जो है दे आर used in emulsifiers, stabilizers, or as a binders. Agar की gelling properties होती हैं, this is used in jellies and puddings, and sometime for the growth nutrients, growth medium for the microorganisms, because it contains it when different nutrients are added to it, it can sustain the growth of microorganisms. Then beta glucan is found in so many kinds of foods. हमारे जो बार्ले है, ओट्स है, उसमें बीटा ग्लूकान सफिशिएंट क्वांटिटीज में मिलता है। सो इट इज यूज्ड इन द फूड सप्लीमेंट्स, और इम्यून रिस्पांस कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। xanthan gums are there, and so this form gels, and it is used in sauces and dressings. Alginates having the antimicrobial properties are used in the textiles. Gums are natural polysaccharides and it increases the viscosity. ये भी अलग अलग फूड एप्लीकेशंस में एज ए बाइंडर, एज ए स्टेबलाइजर, थिकनर की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। एंड इट हैज द एडहेसिव बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि नाम ही इसका गम्स है। सो अलग अलग हेमिसेलुलोसिस के एग्जांपल्स और अलग अलग उसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। स्ट्रक्चर भी इसके अलग अलग होते हैं, तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाना इसके लिए डिफिकल्ट है। तो हम लोग एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ना समझ सकते हैं, ना बना सकते। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हेमिसेलुलोसिस ज्यादातर द हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, तो अलग अलग इसमें जो मोनोमेरिक यूनिट्स होंगे, मोनोसेकेराइड्स होंगे, वो अलग अलग होंगे। Now moving a little further into the gums, gums अलग अलग टाइप की होती है, and so many examples are there. These are the natural resins which can be obtained from the plants and from other sources as well. जैसा कि कुछ examples में आप देख सकते हैं, gum arabic is obtained from acacia trees, guar gum is obtained from the guar beans, locust bean gum is obtained from the carob, एंड बीटा ग्लूकान जैसा मैंने बताया ओट और बार्ले से मिलता है, और इसके बड़े सारे एप्लीकेशन है, आजकल फूड में इसको यूज कर रहे हैं एज ए प्रीबायोटिक ऑल्सो। Then psyllium, आपने इसबगोल सुना होगा, इसबगोल, so that is the psyllium seed husk, and plantago is the source for that. Then we can have the glucomannan, so konjac plant से मिलता है। सीवीड से हमको अलग अलग टाइप के गम्स मिलते हैं, अगार, अल्जिनिक एसिड, सोडियम अल्जिनेट, कैरजिनान, तो ये भी अलग अलग प्रकार की इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, सीवीड से मिलते हैं। और फिर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में गिलान गम, ज़ैंथन गम, इस टाइप से गम्स हमको मिलते हैं। सो ऑल दीज गम्स दे आर यूज्ड एज द थिकनर्स और द स्टेबलाइजर्स इन द फूड इंडस्ट्री, एंड दे हैव द बाइंडिंग प्रॉपर्टीज आल्सो। सो दे लार्ज वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर इन द फूड सिस्टम। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि भाई गम अरेबिक कौन से ट्री से मिलता है, सो देन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में अपीयर हियर। और बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से हमको कौन से गम मिलते हैं, तो सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन बी देयर फ्रॉम द गम्स। तो भाई अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो पॉलीसेकेराइड्स का है, और एग्जामिनेशन में आप 100% मान लो कि क्वेश्चन 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टार्च जिलेटिनाइजेशन और रेट्रोग्रेडेशन से आएगा। इसकी थोड़ी कहानी समझनी है कि स्टार्च का जिलेटिनाइजेशन कैसे होता है और रेट्रोग्रेडेशन कैसे होता है। तो पहले थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि फिनोमेना है क्या स्टार्च जिलेटिनाइजेशन, हम बोलते हैं किसको है। द फिनोमेना इन विच द स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्राइमरीली एब्जॉर्ब वाटर, पहले वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेल एंड देन इवेंचुअली बर्स्ट आउट फ्रॉम द जेल, और उसके बाद फिर बर्स्ट आउट हो जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द हीट के प्रेजेंस में, एंड वाटर सर्व एज ए प्लास्टिसाइजर एंड स्मूदन द रिजल्टेड पेस्ट, एंड इट इज ए प्रोसेस ऑफ थिकनिंग यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉसेज, कर्ड्स एंड पुडिंग्स। तो अब पूरा प्रोसेस होता कैसे स्टार्च जिलेटिनाइजेशन का, इसको समझते हैं। जब हमने स्टार्च पाउडर लिया तो उसमें लगभग 10 से 12% मॉइस्चर रहता है। स्टार्च पाउडर में, किसी भी पाउडर में, व्हीट फ्लावर में या ग्रेन्स में, तो 10 से 12% मॉइस्चर रहता है। रूम टेम्परेचर पे अगर हम रखते हैं 10 से 12% मॉइस्चर होगा। अब अगर उसमें हम कोल्ड वाटर ऐड कर देते हैं तो भाई वैसे तो सोलुबलाइज नहीं होगा बहुत ज्यादा, लेकिन इट कैन होल्ड ए लिटिल बिट ऑफ वाटर, तो 20-30% तक उसका मॉइस्चर पहुंच जाएगा मैक्सिमम, इतना ही वाटर होल्ड कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। इससे अगर ज्यादा हमको वाटर होल्ड करना है तो देन वी हैव टू हीट। तो जब हम हीट करते हैं उसको एंड द टेम्परेचर रीचेज 60 डिग्री, 60 डिग्री पे जब पहुंच जाता है, तो फिर जो द स्टार्च ग्रेन्यूल्स दे स्टार्ट स्वेलिंग, तो स्वेल करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा है स्ट्रक्चर, द
straight chain structure is there for the amylosis and the branched chain structure is there for the amylopectin. तो उसके बीच में water molecules आ जाते हैं और जो पूरा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो बनता है तो द स्टार्च ग्रेन्यूल्स का, तो उसमें जो ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर पानी का एंटर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन स्ट्रेट चेन जहां जहां पे पॉसिबिलिटीज होंगी वहां पे वो इजीली एंटर कर जाता है। बट अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स स्वेलिंग आफ्टर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे अगर हम लोग हीट करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में स्टार्च को रखते हैं, तो इट स्टार्ट्स स्वेलिंग, स्वेल करना शुरू कर देता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेल करना शुरू कर देता है। अब स्वेल करते 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 एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक आ जाएगा। जब 85 डिग्री पे पहुंचता है तो मैक्सिमम स्वेलिंग हो जाती है, और इतने तक पहुंचने में 5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्टार्च इज टेकन अप, द वाटर विल बी टेकन अप 5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्टार्च। 5 गुना वो वाटर को टेकअप कर लेता है और स्वेल कर जाता है। अब इस स्वेलिंग के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि वो बस्ट कर जाता है और वाटर ऊज आउट हो जाता है, और वाटर ऊज आउट जब होने लग जाता है तो वाटर इज रिलीज अगर हम उसमें और हीट एप्लीकेशन करते हैं। 96 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते जिलेटिनाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। इस प्रोसेस को जिलेटिनाइजेशन बोलते हैं कि जब स्टार्च स्वेल हो जाता है और फिर बस्ट कर जाता है, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, सो दैट इज बेसिकली द जेलेटिनाइजेशन। 96 डिग्री के बाद जेलेटिनाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद ना कोई स्वेलिंग होती है ना कोई बस्टिंग होती है। लेकिन जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो जेल की फॉर्म में सेट हो जाता है। तो वो जो स्टार्च था, जो सोलन स्टार्च था, वो उसके बाद जेल की फॉर्म में स्ट्रेच हो जाता है और फिर थोड़ा सा फर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं द जेलेटिनाइजेशन। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं इसी प्रोसेस को। तो जैसा हमने बताया कि पाउडर्ड स्टार्च में अगर फिगर नंबर 1 में आप देखेंगे तो 10 से 12% मॉइस्चर, 10 to 12% मॉइस्चर इज देयर इन द पाउडर्ड स्टार्च। उसको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो थोड़ा सा वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, इट कैन होल्ड अप टू 30% ऑफ द कोल्ड वाटर, सो मैक्सिमम इतना ही होल्ड कर सकता है। लेकिन जब हम हीट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि स्टार्च ग्रेन्यूल जो है, येलो कलर के स्टार्च ग्रेन्यूल्स इसमें डिस्प्ले किए गए हैं, सो दैट स्टार्ट स्वेलिंग, और उसके बाद स्वेल करना शुरू कर देते हैं, और स्वेल करते करते 85 डिग्री तक आते आते वो मैक्सिमम स्वेल कर जाते हैं, और आप देख रहे हैं कि लगभग सारा का सारा पानी जो भी था सिस्टम में वो उन्होंने ले लिया, एंड नाउ देयर इज नो फ्री वाटर अवेलेबल, सो ऑलमोस्ट ऑल द वाटर इज टेकन अप बाय द स्टार्च ग्रेन्यूल्स। स्टार्च ग्रेन्यूल्स ने जो भी अवेलेबल वाटर था वो ले लिया। अब उसके बाद थोड़ा सा और हीट करेंगे तो क्या करेगा, स्टार्च ग्रेन्यूल बस्ट कर जाएगा और उसमें से जो वाटर है वो बाहर ऊज आउट हो जाता है और पेस्ट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर नंबर 6 पे अगर आप हम लोग देखते हैं तो 38 डिग्री तक जब इसको कूल कर देते हैं, 96 पे आपका जेलेटिनाइजेशन कंप्लीट हो गया, और फिर जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं, 38 और 38 से कम डिग्री पे टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो वो जेल की तरह एक सेट हो जाता है और फिर फर्म हो जाता है। और इसके बाद अगर हम स्टोरेज करते हैं उसकी या कूलिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेडेशन, उसको रेट्रोग्रेडेशन बोलते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर बन गया, एक श्रिंक्ड श्रिवल्ड टाइप का स्ट्रक्चर बन गया जिसमें से वाटर ऊज आउट हो चुका है और ये श्रिंकेज हो गया इसका। तो इस पूरे प्रोसेस में जो स्टार्च जो हमारे फाइबर्स थे, जो स्टार्च के स्ट्रैंड्स थे, द पॉलीसेकेराइड्स, सो दैट अलाइंस रीअलाइंस इटसेल्फ, तो दोबारा से रीअलाइन करता है, वाटर को बाहर निकाल दिया, और उसके बाद क्योंकि एफिनिटी पोजीशंस रहती हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो उसके हिसाब से स्टार्च दोबारा से रीअलाइन करता है, और रीअलाइन करने के बाद वो थोड़ा सा फर्म जैसा हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल मैं अभी एक बताता हूँ आपको कि कैसे फर्म होता है, लेकिन रीअलाइन करता है। तो ये ध्यान रखना है, जब हम स्टार्च को, जेलेटिनाइज्ड स्टार्च को स्टोर करेंगे तो रेट्रोग्रेडेशन होगा, या फिर उसको लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो रेट्रोग्रेडेशन होगा। तो पिक्चर से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन, द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्टार्च अपॉन कूलिंग ऑफ द स्टार्च जेल। The process is thermoreversible and involves the realignment of the amylose chain. तो amylose chain दोबारा से realign कर जाती, so it involves the aggregation of the amylopectin chains to form more crystalline forms. तो अगर आप इसमें देखेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जिलेटिनाइजेशन बताया है कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स ब्लू कलर के स्टार्च ग्रेन्यूल्स के बीच में चले जाते हैं एंड इट स्टार्ट्स स्वेलिंग। लेकिन जब रेट्रोग्रेडेशन होता है, सो वाटर इज like removed out and the starch whatever the starch strands are there, so they realign itself, तो दोबारा से realign करते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं, it becomes firm and steady and strong. So इस प्रकार के प्रोसेस को, this process is called as the retrogradation of starch. So the first stage was gelatinization and the second stage is the retrogradation. ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी इसकी होती है, प्लस माइनस बहुत सारे रहते हैं, लेकिन फूड इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। जेलेटिनाइजेशन का तो हर जगह यूज होता ही होता है, अगर जेलेटिनाइजेशन ना हो तो कोई भी स्ट्रेचेबल थिंग चीज नहीं बनेगी। स्टार्च की प्रॉपर्टी जेलेटिनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि किस टाइप से अगर हम लोग ब्रेड को स्टोर कर देते हैं और या फिर लो टेम्परेचर पे रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। आपने कभी देखा होगा कि फ्रिज में अगर हम लोग ब्रेड को रख देते हैं तो उसके बाद फिर वो 2 दिन के बाद वो भुरभुरी टाइप की हो जाती है, निकलने लग जाती है और वो स्पॉन्जीनेस सॉफ्टनेस नहीं रहती है, ऐसा लगता है कि अब पाउडर की तरह झड़ जाएगी वो। तो इस टाइप से वो इजिली ब्रिटल जैसी होने लग जाती है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं द रेट्रोग्रेडेशन। तो जैसा मैंने बताया, या तो लो टेम्परेचर पे रखेंगे या स्टोरेज के लिए रखते हैं, तो फिर स्टार्च के जो स्ट्रैंड्स हैं वो रीअलाइन करते हैं, जेलेटिनाइज स्टार्च के स्ट्रैंड्स रीअलाइन करते हैं, और इस रीअलाइनमेंट की वजह से सो वाटर इज ऊज्ड आउट, और उसके बाद फिर सो द स्ट्रक्चरल चेंजेस आर देयर, स्ट्रक्चरल चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व। तो इसी को हम लोग स्टेलिंग ऑफ ब्रेड बोलते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में भी आता है कि स्टेलिंग ऑफ ब्रेड इज ड्यू टू डैश, so it is because of the retrogradation of starch। एक टर्म आता है सेक्रिफिकेशन का। सो सेक्रिफिकेशन बेसिकली हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, और हेमीसेलुलोसिस या सेलुलोसिस में जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं सो दे आर कन्वर्टेड इनटू द ईदर द हेक्सोसिस और पेंटोसिस। तो या तो हेक्सोस शुगर से बने होते हैं या पेंटोस शुगर से बने होते हैं। तो जिस भी शुगर से बने होंगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एक मोनोसेक्राइड यूनिट रिलीज हो जाता है। सो इस प्रोसेस को सेक्रिफिकेशन बोलते हैं। दो चीजों से, दो मेथड से इसको कर सकते हैं, द एंजाइमेटिक प्रोसेस एंड द थर्मोसेक्रिफिकेशन। एंजाइमेटिक प्रोसेस जब करेंगे तो हमको द अमाइलेजेस एंड ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोलाइसिस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब थर्मोसेक्रिफिकेशन करेंगे तो वी कैन डू इट विद हेल्प ऑफ द हीट एंड द एसिड। तो इस टाइप के प्रोसेस को, इस टाइप के कन्वर्जन को, वेयर द सेलुलोज एंड द hemicellulose strands they are converted in the corresponding the hexoses or the pentose sugars, so this is called as the saccharification। अल्कोहल बनाने के लिए कभी कभी यूज होता है, जो वेस्ट को हम लोग यूज करते हैं तो सैक्रिफाइंग एंजाइम्स को यूज करते हैं, और उसके बाद फिर वो जो मोनोमेरिक यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इट गोज इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल में सैक्रिफिकेशन कभी कभी यूज करते हैं। एक और हमारा स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, काइटिन बोलते हैं जिसको। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स में और क्रैब्स में, प्रॉन्स में, बाहर का जो लेयर होता है उनकी कवरिंग बड़ी थिक जैसी होती है, हार्ड और थिक टाइप की होती है। सो दैट इज बेसिकली द एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ द काइटिन। सो काइटिन इज व्हाइट, हार्ड, इन इलास्टिक, नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड। ऐसा पॉलीसेकेराइड जो नाइट्रोजनस हो, जिसमें नाइट्रोजन अटैच्ड हो, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज काइटिन, एंड इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर आफ्टर सेलुलोज। सेलुलोज के बाद दूसरा मोस्ट अबंडेंट यही है, क्योंकि सारे के इंसेक्ट्स में, प्रॉन्स में, क्रैब्स में ये एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है। अगर हम लोग इसको टेक्निकली देखते हैं तो इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 एसिटाइल अमीनो 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। अभी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बीटा 1,4 लिंकेज से बनता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो हमारी जो सेलुलोज की चेन है, बस ये समझ लो सेलुलोज ही है जिसमें कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट पोजीशन 2 पोजीशन पे, 2 कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट इज रिप्लेस्ड विद द एसिटाइल अमीन। बस इतना ही करना है, सारे के सारे स्ट्रक्चर आप सेलुलोज का बना दीजिए और हर 2 पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देना एसिटाइल अमीन ग्रुप से। तो अगर एसिटाइल अमीन से हम लोग कर देते हैं, सो दैट मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ द काइटिन। एंड काइटिन, जब इतने सारे हमारे एसिटाइल अमीन्स आ जाते हैं, सो ये बहुत सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो जाती है और एक काइटिन पॉलीमर मैट्रिक्स बन जाता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए आपने देखा होगा एक्सोस्केलेटन बहुत हार्ड होता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल द क्रॉस लिंकेजेस फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ because of the presence of the acetyl amine groups। तो हर जगह एसिटाइल अमीन ग्रुप्स हैं, इसकी वजह से क्रॉस लिंकेजेस बहुत ज्यादा होती है। और काइटिन से काइटोसान बन सकता है, अगर इसकी डीएसिटाइलेशन हो जाती है तो उसको द काइटोसन फॉर्मेशन इज देयर, सो दैट इज हाउ इट इज देयर। आपने काइटोसन का भी नाम सुना होगा। सो याद रखना है सेलुलोज का स्ट्रक्चर। तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो ये देखिए, सेलुलोज का स्ट्रक्चर बीटा ग्लूकोज यूनिट है, सारे के सारे बीटा ग्लूकोज है, एंड बीटा ग्लूकोज इज लिंक्ड बाय द अल्फा 1,4 बॉन्ड। अल्फा 1,4 बॉन्ड के साथ बीटा 1,4 बॉन्ड के साथ ये लिंक्ड है, बीटा 1,4 लिंकेज इज देयर। अब इसमें जो 2 कार्बन पे अगर आप देख रहे हैं तो हमने इसको एसिटाइल अमीन से रिप्लेस कर दिया। तो सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दे हैव बीन रिप्लेस्ड विद द एसिटाइल अमीन। बस यही डिफरेंस है काइटिन के स्ट्रक्चर में और सेलुलोज के स्ट्रक्चर में। सेलुलोज का स्ट्रक्चर लिया और कार्बन 2 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसको रिप्लेस कर दिया एसिटाइल अमीन से, एंड दैट गिव्स यू द स्ट्रक्चर ऑफ द काइटिन। So chitin, it is there used in the edible films as thickeners and stabilizers in the food industry, and as I said that it forms the exoskeleton of so many insects। तो थोड़ा सा पॉलीसेक्राइड्स को समराइज करने की कोशिश करेंगे। टॉप में डाइसेक्राइड्स को यू प्लीज रीड इट एज पॉलीसेक्राइड and just try to summarize the points here। So it is basically the amylose, the amylopectin or the glycogen, because structurally they are same। Then we
studied celluloses, pectins and hemicelluloses. अगर हम monomers को देखते हैं तो alpha D glucose was the monomer in amylose, alpha D glucose same was the monomer in amylopectin, and beta D glucose in cellulose and alpha D galacturonic acid. मैंने उसमें स्ट्रक्चर समझाया था कि कैसे गैलेक्टोज से गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड बनता है. So that is the alpha D galacturonic acid is the monomeric unit in the pectin, whereas xylose, mannose, glucose, galactose, they are the monomeric units, the monosaccharide units in the hemicelluloses. Bonds की अगर बात करते हैं, alpha 1,4 linkages in amylose, alpha 1,4 and alpha 1,6 linkage in the amylopectin. Similarly, beta 1,4 linkage in cellulose, and in pectin it is alpha 1,4 linkage, but it is the galactosides linkage, not the glucosidic. So it is the galactosidic linkage. And we have the beta 1,4, and alpha 1,3 linkages in case of the hemicelluloses. So if we talk about the types, तो classification हमने शुरू में करी थी, amylose, amylopectin, glycogen, these are the storage polysaccharides, and whereas the structural polysaccharides are the cellulose, pectin and the hemicellulose. तो कुल मिला के हमने स्ट्रक्चर्स को देखा. अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को समझ जाएं, उसके मोनोमेरिक यूनिट्स को ध्यान रख लें, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रख लें, तो वी कैन मेक आउट द स्ट्रक्चर्स वेरी वेरी इजीली. और उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखिए, कहाँ कहाँ फूड इंडस्ट्री में उसका एप्लीकेशन और उसको ध्यान में रखिए. सो इट विल मेक the whole sort of the polysaccharides, whatever is important from examination point of view. So that is what is there in this chapter of the polysaccharides. तो दोस्तों इसके साथ ही ये जो हमारा कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट्स का, पॉलीसेक्राइड्स का, मोनोसेक्राइड हमने कवर कर लिए, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स कवर कर लिए, आज हमने पॉलीसेक्राइड्स भी कवर कर लिए. और ये पूरा इस कोर्स के लिए स्पेसिफिकली जितना रिक्वायर्ड था उससे हमने थोड़ा ज्यादा ही गहराई में पढ़ा है. पढ़ने की कोशिश करिए, स्ट्रक्चर्स को आप रिवाइज करिए डेफिनेटली, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए इसको करना. कंसेप्चुअलाइज करना भी इजी हो जाएगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कोई भी कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो आप उसको कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन मैंने मोनोसेक्राइड्स का स्टार्टिंग में आपको बताया था, और उसके बाद अल्फा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, बीटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, इसको आप ध्यान में रखिए. और फिर कौन कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा. सो यू विल बी इन ए पोजीशन टू अटेम्प्ट. तो आज के इस टॉपिक के लिए और इस कार्बोहाइड्रेट यूनिट के लिए इतना ही. हो सका तो मैं एक रिवीजन के लिए इसमें एक टिप्स देने के लिए एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बने रहिए हमारे साथ, और कोई नए टॉपिक लेके बहुत जल्दी आऊंगा. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.